नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा न्यूटन के गति के नियम। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि बल क्या होता है। बल एक भौतिक राशि है। ठीक है, बल क्या है? एक भौतिक राशि है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या कहेंगे कि बल का कोई परिभाषा पूछेगा हमसे तो क्या हम बोलाएंगे कि बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे या उसके स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करे या उसकी आकृति को परिवर्तित कर दे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आइए बात इसका समझते हैं क्या है। जैसे बल क्या है, देखिए मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है। ठीक है, यह सरफेस पर रखा हुआ है। ये बॉक्स है, ये सरफेस पर रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करें, इस पर एक एफ न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर दिए। तो देखिए ये जो बॉक्स है वो अभी क्या है? विरामावस्था में है। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या है कि अभी रुकी हुई है। इसकी स्थिति यही है कि ये रुकी हुई है। तो बल हम लगाएंगे तो इसके स्थिति में परिवर्तन कर देगा। तो जब हम लोग एफ न्यूटन का फोर्स इस पर लगा देते हैं तो ये जो स्थिर है फिर गति में चला जाता है। ठीक है, और जैसे कोई गतिमान है, मान लीजिए कोई वैन है। ठीक है, वो आ रहा है इस साइड। तो इस पर हम लोग क्या किए कि एक एफ फोर्स अप्लाई कर दिए। तो ये गतिमान है तो इसको हम लोग क्या किए? फोर्स लगा के रोक दिए। इसकी स्थिति क्या थी? गति अवस्था में थी। तो क्या किए हम लोग? इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको विरामावस्था में बदल दिए। तो मतलब ये गति, मतलब ये स्थिर था तो इसको गति कर दिए, ये गति था तो इसको स्थिर कर दिए। और या तो देखिए बताए थे कि आकृति में भी परिवर्तन कर देगा। तो आकृति में परिवर्तन करेगा तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई बैलून है, गुब्बारा। तो इस पर हम लोग क्या किए? ऐसे इधर से एफ न्यूटन का फोर्स, इधर से एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए और नीचे से एफ न्यूटन का फोर्स, यहाँ ऊपर से और नीचे से भी एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको चारों दिशा में फोर्स अप्लाई कर दिए। तो ये इसकी आकृति देखिए, ये अभी क्या था? गोला था। अब इसकी आकृति क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। देखिए ये हम लोग फोर्स अप्लाई कर दिए तो इसकी चौकोर अवस्था हो गई। तो यहाँ से देखिए इसकी आकृति ऐसा था और इसको इस आकृति में परिवर्तित कर दिया। तो बल का परिभाषा यही कहा था कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। तो प्रयत्न करने के लिए मान लीजिए ये बोर्ड है हम लोग का, इसको हम लोग कितनों बल लगाएंगे ये दीवार में फिक्स है। चाहे जितना बल लगाएंगे उस पार नहीं जाएगा। मतलब हम बल लगा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न भी क्या है? बल है। ठीक है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, तो बल तो लग रहा है ना, तो उसको हम लोग बल के डिफिनीशन में रखते हैं। तो पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे या उसके आकृति में परिवर्तन कर दे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बल कहेंगे। अब देखिए बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, मतलब एफ से इसको निरूपित करते हैं। एफ से बल को, एफ से अल्फाबेट है ये एफ। ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर होता है एम इंटू ए। अब इसको समझते हैं। ठीक, एम इंटू ए। एम क्या है? देखिए एफ क्या है? बल है, फोर्स इसको है, बल। ठीक, एफ क्या है? बल है। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। जो ये वस्तु है इसका द्रव्यमान मान लीजिए एम है, इसका भी द्रव्यमान एम है, इसका भी द्रव्यमान मान लीजिए एम है। तो ये वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान। और ए क्या है? ये त्वरण है। ठीक है, त्वरण।
इसका मतलब ये हो गया कि यदि m, जैसे यहाँ समझिए इसका मतलब, ये मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, m द्रव्यमान का पिंड है। यदि हम इस पर, यदि m द्रव्यमान का पिंड a त्वरण से, a नियत त्वरण से किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इस पे बता सकते हैं कि बल इस वस्तु पर बल कितना लगा है, ठीक है। a इसी डायरेक्शन में है और m, देखिए m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, a क्या है, ये वस्तु जो है वो गति अवस्था में है a त्वरण से, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, a त्वरण से ये गति अवस्था में है। तो इस पर हम लोग बल पूछेंगे कि इस पर बल कितना लगा है, तो इस पर हम लोग बल बता देंगे कि बल कितना लगा है, F बराबर m इंटू ए, जहाँ बता दिए हैं F क्या है, बल है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और a क्या है, जिस त्वरण से यह गतिमान है वो त्वरण है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा बल में, ठीक। तो अब देखिए आकृति में भी परिवर्तन हो गया। तो अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो क्या है, और भार, द्रव्यमान और भार में अंतर समझ लेते हैं। यहीं पे छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु को, जैसे कोई वस्तु है मान लीजिए, या कोई पदार्थ है, या देखिए किसी वस्तु में जो पदार्थ की निहित मात्रा है, ये वस्तु है तो ये पदार्थ से मिलकर बना होगा, जो पदार्थ की निहित मात्रा है वही इसका, इस वस्तु का द्रव्यमान है। देखिए ये क्या है, वस्तु है, और ये जिस पदार्थ से मिलकर बना है उसी जो निहित इसमें मात्रा है, पदार्थ की जो मात्रा निहित है, ये वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसी भी स्थान पर चेंज नहीं होता है। इसको कहीं पर भी लेके जाइए, चंद्रमा पर लेके जाइए, कहीं पर भी इसको लेके जाइए, वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर समझेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होता है वो किग्रा होता है, केजी, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा, बात समझ में आ गया। और ये एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसका मान बता दिया है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। अब आइए समझते हैं भार क्या होता है। भार, ठीक है, भार को समझते हैं, वेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट, और द्रव्यमान को मास बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसे देखिए वेट क्या है, ठीक, तो जैसे मान लीजिए, देखिए भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये बात समझ लीजिए, जहाँ W लिखा है वहाँ भार समझ लीजिए कि भार है उसका, ठीक। तो W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भार को। भार हमारा होता है, भार बराबर m इंटू जी। अब पूछिएगा कि ये जी क्या है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए भार क्या होता है, पहले ये समझ लें। जैसे कोई यहाँ पर पिंड है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, वस्तु, ठीक, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर कोई वस्तु रखा है। तो भार क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, वही बल हम लोग का भार कहला देता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को, मतलब ये कोई वस्तु है, तो ये वस्तु का भार क्या कहलाएगा, जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ इस वस्तु को खींचेगी उसी को हम लोग उसका भार कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये वस्तु है, इस पर क्या करता है, ये फोर्स जनरेट करता है, मतलब पृथ्वी इस वस्तु पर फोर्स अप्लाई करती है, तो वो वस्तु को अब क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचने के प्रयास करती है, खींचती है। तो जो जिस फोर्स से खींचती है वही उसका भार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ W इक्वल टू हम लोग m इंटू जी करते हैं। m क्या है, इस जो वस्तु है उसका क्या है, द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है m। देखिए
वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब पृथ्वी का ये गुरुत्वीय त्वरण है। जी किसका है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम लोग समझ गए। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जी के मान में चेंज होने पर, जैसे इधर देख लीजिए, या इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, जहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए जब वस्तु का ये भार है, ये वस्तु का भार है, W जो है वस्तु का भार है। अब देखिए बताए थे कि द्रव्यमान कहीं भी लेके जाइए वो चेंज नहीं होगा, तो g चेंज होने पर हम लोग का भार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं, पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइए या पृथ्वी के सतह से नीचे जाइए, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी है, इसका मान दोनों में घटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु को हम लोग पृथ्वी पे खोद के अंदर, पृथ्वी के सतह से खोद के उसमें अंदर लेके जाएं तब जी का मान कम होगा, या तो पृथ्वी के सतह से हम लोग ऊपर लेके जाए तब जी का मान कम होगा। इसका मतलब जी का मान जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, वैरी कर रहा है, तो वैरी कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग का वेट भी वैरी करेगा, मतलब स्थान भी चेंज कर देंगे तो ये क्या करेगा, देखिए स्थान चेंज करने पर जी का मान चेंज होता है, तो वैसे ही जब स्थान चेंज कर देंगे तो वैसे ही इसका भार भी चेंज होता रहेगा। मतलब हर स्थान, मतलब कई स्थान पर एक दूसरे स्थान पर गए, मान लीजिए यहाँ देखें तो दूसरे स्थान पर गए तो जी का मान वहाँ दूसरा, तो उसका भार वहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि भार तो समझ लिए कि क्या होता है, जी के मान में चेंज होगा तो भार चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी है ये केंद्र है, और कोई वस्तु मान लीजिए इस केंद्र पर हम लोग लेके, जैसे कोई भी वस्तु है, ये वस्तु को हम लोग क्या किए, केंद्र पर उसके लेते हैं, मतलब केंद्र पर जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, तो उस वस्तु का क्या हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा। ठीक है, चाहे जितना भार हो वो उसका 0 हो जाएगा। यदि पृथ्वी तल से ऊपर पर ले जाएंगे, ऊंचाई पर ले जाने पर भी जी का मान कम होता है, तो वहां पर वस्तु का भार कम हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसका मात्रक समझ लेते हैं, जी का मात्रक क्या होता है, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भार क्या होता है, भार एक सदिश राशि है, पहले ये समझ लीजिए, भार क्या है, सदिश राशि है। क्यों है ये देखिए, पहले जैसे ये हम लोग की पृथ्वी है और ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो इस वस्तु को क्या करती है पृथ्वी, अपने केंद्र की तरफ खींचती है, एक फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, कहीं भी वस्तु को यहाँ पर भी लेकर रखिए तो ये क्या करेगा, अपनी केंद्र की ही तरफ खींचेगा, यहाँ पर भी रखिएगा तब पर भी वो क्या करेगा, अपने केंद्र की ही तरफ खींचेगा। मतलब कि ये डायरेक्शन जो है वो केंद्र की तरफ है, मतलब हर समय फिक्स है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, मतलब परिमाण हो गया और दिशा हो गया, तो हम लोग इसको कह देंगे कि ये सदिश राशि है। भार क्या है, सदिश राशि है। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका मात्रक की बात करते हैं। भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक, देखिए भार का मात्रक क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए भार का एक मात्रक मतलब 2 मात्रक होता है। भार का पहला मात्रक न्यूटन, न्यूटन क्यों होता है, देखिए भार का मात्रक न्यूटन क्यों होता है, ये भी एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स किसके द्वारा है, पृथ्वी के द्वारा है। किस पर है, वस्तु पर है, तो ये एक तरीके का फोर्स है। तो फोर्स का मात्रक बल है, मतलब एक तरीके का बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और दूसरा मात्रक इसका
किग्रा, या ऐसे लिखिए किग्रा भार। दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? किग्रा भार होता है। ठीक है, पहला मात्रक बहुत कम लोग जानते हैं, दूसरा तो हालांकि लगभग जानते हैं लोग, लेकिन पहला मात्रक यदि पूछिएगा कि भार का मात्रक क्या होता है तो वो न्यूटन सोचेगा, या हो सकता है कि नहीं बताए, लेकिन ये भी आप दोनों समझिए, दोनों जानते रहिए। न्यूटन क्यों होता है पता चल गया, किग्रा भार होता है। ठीक है, जो वस्तु का मात्रक है वो किग्रा भार है। अब देखिए, वस्तु के जी परिवर्तन होने पर बता दिए थे कि भार क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो इसको बता दिए थे कि ये सदिश राशि है। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, भार तो शून्य हो सकता है लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। कैसे? बता दिए थे कि पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, वहां द्रव्यमान, पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है। ठीक, और पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होगा। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे जो पृथ्वी पर जी का मान है, ठीक है, पृथ्वी पर जो जी का मान है, यदि हम लोग चंद्रमा पर चले जाएं तो उसका वहां पर जो जी का मान होगा वो पृथ्वी के जी का 1/6 भाग हो जाएगा। मतलब पृथ्वी पर जी का मान 6 है, या ऐसे मान लीजिए पृथ्वी पर जी का मान लीजिए 12 है। ठीक है, जी का मान 12 है, तो चंद्रमा पर जी का मान क्या हो जाएगा? उसका 1/6 यानी 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ से देखिए, थोड़ा सा एक इंटरेस्टेड बात है। जैसे हम लोग क्या किए कि यहाँ अपने यहाँ पृथ्वी से दुकान पर से खरीद के कोई सामान, मान लीजिए ये कोई सामान है, ठीक है, ये हम लोग सामान खरीदे 5 किग्रा भार का। ठीक है, यहाँ या इसको कह लीजिए, मान लीजिए 6 किग्रा भार का कोई वस्तु हम लोग खरीदे। ठीक है, उसका वेट क्या है, भार क्या है? 6 किग्रा भार है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसको चंद्रमा पर लेके गए, यहाँ से कोई सामान या दाल या चीनी या आटा कुछ भी खरीदे और चंद्रमा पर चले गए लेके। तो चंद्रमा पर क्यों जाएंगे? पार्टी करेंगे ना। हम लोग का ज़मीनी स्तर पर पार्टी नहीं होगा, उच्च स्तर पर होगा। तो हम लोग क्या किए, चंद्रमा पर लेते गए उसको, वहाँ पार्टी करने के लिए। तो एक लोग पूछा, भाई साहब ये कितना भार है इसका, यहाँ पर मतलब इसका भार कितना, थोड़ा तौल के बता दीजिए। तो जब अगला बंदा उसको नापेगा, मतलब इसका भार वेट, इसका वेट करेगा, तो कितना उसका मिलेगा? देखिए, जो भी भार था वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। मतलब हम लोग 6 किग्रा भार लेके गए थे, तो अब इसका भार कितना हो जाएगा? 1 किग्रा भार हो जाएगा। 1 किग्रा भार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, जो वो उसमें निहित मात्रा है, जो पदार्थ की उसमें निहित मात्रा है वो चेंज नहीं होगा। उसका क्या होगा? भार सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो भार कितना हो जाएगा उसका? 1 किग्रा। अब देखिए, बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, कहते हैं कि 6 kg, लेकिन ये kg भार नहीं है, ये द्रव्यमान बता रहा है kg। द्रव्यमान का मात्रक होता है ना kg, भार का तो मात्रक नहीं होता है kg। तो kg कहने से ही गलत हो जाएगा। उसको कहेंगे, यदि उसका भार हम लोग लिखते हैं तो वो लिखेंगे किग्रा भार। ठीक है, अंतर समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का एक बुक था, बुक का नाम प्रिंसिपिया था। ठीक है, न्यूटन अपने इस बुक में गति के 3 नियम दिए। ठीक है, जो उसमें अंकित है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति के नियम। तो
न्यूटन के जो बुक था उसका क्या नाम था, बुक पूछता है कि बुक का क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रिंसिपिया। ये जो बुक है ये न्यूटन का बुक है, ये प्रिंसिपिया। इसका और लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, जो आपको इधर ऊपर दिख रहा होगा। तो ये मतलब ये जो पुस्तक है उसको शॉर्ट फॉर्म में यही प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है। तो इसी पुस्तक में न्यूटन ने अपने तीनों नियम को अंकित किया है। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? पहला प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, मतलब देखिए गति अवस्था में है, इधर समझ लीजिए, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यह गति अवस्था है, ये विरामावस्था है। ठीक है, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ में आएगी? तो देखिए बाह्य बल लगने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि साइकिल पर अपना एक पैडल मार के लंबा तक जाते हैं, कुछ दूर रुक जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि न्यूटन के नियम से तो हम लोग को, न्यूटन के प्रथम नियम से तो हम लोग को एक पैडल मारने पर पहुंच जाना चाहिए था, जहाँ ऐसा स्थान पर कि जहाँ कोई न हो। ठीक है, तो वो गति अवस्था में थी लेकिन रुक गई, तो रुक कब गई? बाह्य बल लग गया, बाह्य बल लगने से ही वो वस्तु रुक गई, जैसे हवा का घर्षण बल, सड़क का घर्षण बल। ठीक है, ये सब घर्षण बल लग कर उसको रोक दिए। नहीं तो न्यूटन के प्रथम नियम से यदि वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही है प्रथम नियम न्यूटन का। बात समझ में आ गई? और देखिए प्रथम नियम को हम लोग दो और नामों से जानते हैं। पहला गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। ठीक है, गैलीलियो का नियम। अब देखिए ये गैलीलियो का नियम, देखिए पूछता है परीक्षा में कि गैलीलियो का नियम न्यूटन के किस नियम में है, तो न्यूटन के प्रथम नियम में है। ठीक है, बात समझ में आ गया? गैलीलियो का नियम किस में है? प्रथम, न्यूटन के प्रथम नियम में है। या प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नामों से जाना जाता है, तो उसको हम लोग गैलीलियो के नियम या जड़त्व के नियम, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी प्रथम नियम को कहते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? देखिए जड़त्व दो प्रकार का होता है। ठीक है, जड़त्व दो प्रकार का, पहले जड़त्व समझ ले फिर उसका प्रकार समझेंगे। ठीक है, देखिए जड़त्व क्या होता है, ये किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का वह गुण है। ठीक है, किसी पदार्थ का या वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करेगा। देखिए जैसे ये स्थिर अवस्था में है, मान लीजिए कोई है वस्तु, ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये अपने स्थिति में, मतलब ये स्थिर अवस्था में अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करेगा। बात समझ में आ रहा होगा? अपने मतलब स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करेगा, यही जड़त्व है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे,
ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये जलना स्टार्ट प्रारंभ होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, यदि कोई वस्तु गति में है, यदि कोई वस्तु गति में है तो ये क्या है कि गति की अवस्था में है, तो ये हम जब इसको रोकेंगे तब पर ही ये भी विरोध करेगा। ये कहेगा नहीं, हमको जाने दो जाने दो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जड़त्व पदार्थ का गुण है। जड़त्व क्या है, एक गुण है। जड़त्व पदार्थ का एक गुण है जो अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। इसका ये कहना होता है कि हम जैसे हैं हमको उसी तरीके से रहने दो, यही है जड़त्व। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में गए होंगे, छोटे बच्चे जब हम लोग रहते थे तो क्या करते थे कि पीछे वाले डेस्क पर हम लोग बैठना चाहते थे, तो वहाँ पर कोई अगर बैठ जाता था तो कहते थे कि अरे भाई तुम जाकर आगे वाले डेस्क पर बैठो, हम ही पीछे बैठेंगे। तो वो कहता था नहीं नहीं, तुम ही जाओ, वहीं पर बैठो, पीछे वाले पर बैठो या उसके बाद वाले पर बैठो, हम यहीं पर बैठेंगे। तो वो क्या करता था, वो भी अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता था। तो ऐसे ही जड़त्व का गुण पदार्थ के ही गुण, मतलब पदार्थ का गुण है। जड़त्व कुछ है नहीं, ये एक गुण है जो अपने मतलब पदार्थ या वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये जड़त्व जो है वो दो प्रकार के होते हैं, बता दिए। जैसे देखिए, पहले में क्या जड़त्व है, पहले स्थिति में जड़त्व क्या है, स्थिर है। ठीक है, ये स्थिर है। स्थिर मतलब स्थिर होने के कारण इसमें जड़त्व का गुण है। मतलब ये एक गुण क्या है, जो वस्तु स्थिर है अपने आप मतलब इसके स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो ये विरोध करेगा। ये कहेगा रहने दो, हमको यहीं पर रहना है, मतलब हम अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला है स्थिर होने के कारण जो वस्तु में जड़त्व हो, ठीक है, और दूसरा गति होने के कारण। ये गति, ये स्थिर। बात समझ में आ गया। स्थिर होने के कारण जड़त्व का गुण है इसके अंदर, और ये गति होने के कारण इसके जड़त्व, मतलब ये कहेगा कि हमको रोको मत, जाने दो, और ये कहेगा हमको मत छेड़छाड़ करो, हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो जड़त्व का समझ गए दो प्रकार। स्थिर है तो स्थिर जड़त्व कहलाता है, मतलब स्थिर अवस्था में जड़त्व है ये, और जब गति अवस्था में है तो कहते हैं कि ये जड़त्व, मतलब जो इस वस्तु में जड़त्व है वो गति अवस्था में है। ठीक, अब देखिए ये बात तो समझ में आ गया, जड़त्व क्या होता है और जड़त्व में प्रकार क्या होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं, पहले स्थिर वाले में और दूसरा गति वाले में। बात समझ में आ गया जड़त्व का। अब देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल में जड़त्व कैसे हम लोग को फील होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंबल एक लेते हैं, ठीक है, कंबल लेते हैं ठंडी के दिनों में। क्या करते हैं कि जब कंबल ले लेते हैं तो इसको ऐसे मतलब रस्सी से बांध कर लटका लेते हैं। ठीक है, कंबल को रस्सी से बांध के लटका लेते हैं, और इसको क्या करते हैं कि डंडे से पीटते हैं, डंडे से इस पर फोर्स लगाते हैं। तो ये कंबल क्या करता है, आगे मतलब ऐसे चला जाता है पीछे। ठीक है, तो जो इसमें डस्ट है ना, धूल के कण, ऐसा कंबल प्रतीत हो रहा है कि कभी धुला ही नहीं है ना, डस्ट इसमें ज़्यादा हो गया है। तो देखिए जब हम लोग डस्ट है यहाँ पर, तो इसमें क्या करते हैं कि डंडे से हम लोग इस जो कंबल है उसको पीटते हैं। तो जो इसमें डस्ट होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, उनमें भी जड़त्व होता है, वो अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करते हैं। तो जब हम लोग डंडे से कंबल को पीटते हैं तो जो कंबल है वो पीछे चला जाता है, और ये जो वस्तु है यहीं पर पड़ा रहता है, अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। तो कंबल पीछे चला गया और ये डस्ट क्या हो जाता है, गिर जाता है ऐसे, या हवा में उड़ जाता है। तो हम लोग का कंबल साफ हो जाता है। ठीक है, जब चला जाता है तो कंबल साफ हो जाता है, और साफ हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि बिना धुले ही काम हमारा हो गया, कंबल साफ हो गया। यही जड़त्व के कारण। जो इसमें कण हैं, कण पार्टिकल या कण है, ये क्या करते हैं, ये अपने
अस्तित्व को बनाने के लिए ही, मतलब स्थायित्व को बनाने के लिए ही इनमें जड़त्व का गुण है, तो ये उस पर नहीं जा पाते हैं और मतलब उसके कंबल के साथ नहीं जा पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, ये साफ हो जाता है कंबल। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम लोग गिलास सबके पास होगा, ठीक है, गिलास पर क्या करते हैं, ऐसे एक कागज का टुकड़ा लगा देते हैं और इस पर एक सिक्का या कॉइन रख देते हैं। जब हम लोग इसको ऐसे पीटते हैं जल्दी से, मतलब ऐसे ढकेलते हैं, तो कॉइन क्या होता है, इसमें गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, तो ये जड़त्व इसमें क्या है, ये अपना स्थिति परिवर्तन होने का विरोध करेगा, मतलब ये कहेगा हम नहीं जाएंगे। इसके जो ये कागज टुकड़ा है, ये क्या करेगा, इसके साथ गति नहीं कर पाएगा। इस जो कॉइन है, सिक्का है जो, वो उसके साथ गति नहीं करेगा, वो गिर जाएगा नीचे। तो ये अपने स्थिति में बनाया रहता है जड़त्व के कारण। ठीक है, तो ये नीचे सिक्का गिर जाता है। अब देखिए, जैसे हम लोग कैरम बोर्ड, आप लोग ने देखा होगा, कैरम बोर्ड होता है ऐसे, ठीक है। कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है और सब कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं। तो सब कॉइन को ऐसे ऐसे ऊपर लगा देते हैं और क्या करते हैं, स्ट्राइकर थोड़ा बड़ा होता है, ये क्या है, स्ट्राइकर है। ठीक है, स्ट्राइकर से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इसको मारते हैं तो देखते हैं कि नीचे वाला जो कॉइन होता है वो खसक जाता है, मतलब हट जाता है, लेकिन ये ऐसे ही रहता है। इसके नीचे का एक कॉइन खिसक जाएगा, यहाँ पर चला आएगा, लेकिन ये यहीं पर बना रहता है। तो हम लोग कह देते हैं कि देखिए, इसमें भी क्या था, इसमें भी जो सिक्का था जो ऐसे ऊपर तक वो किया हुआ था, लगाया हुआ था, तो कहते हैं कि सिक्का अपनी जड़त्व की स्थिति में था और नीचे से एक खिसक गया तो नीचे बैठ जाता है, पूरा गिरता नहीं है। यदि इसको धीरे से मारेंगे तो पूरा गिर जाता है। तो यही वो स्ट्राइक है। स्ट्राइक को हम लोग तेजी से मारते हैं तो नीचे का एक कॉइन जो होता है वो खिसक जाता है। तो ये भी जड़त्व के कारण है। ठीक है, अब देखिए, जैसे थोड़ा इसको रब कर लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में और देख लीजिए। देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, ठीक है, तो बस में जगह नहीं मिलता है, बस में जगह नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बस है, बस में जगह नहीं मिलता है अंदर बैठने के लिए, जब बारात वारात जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही अचानक बस चलना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ ऐसे पीछे झुक जाते हैं, या कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये गिरते क्यों है, ये देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यदि इस जो बस है इसके साथ हम लोग गति हो जाते तो हम लोग नहीं गिरते, लेकिन हम लोग का जड़त्व का जो गुण है, हम लोग अपने स्थिति परिवर्तन होने का विरोध करते हैं, तो ये चला जाता है और हमें यहीं पर ऐसे पीछे झुक जाएंगे या तो क्या करेंगे, गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, या देखिए, ये तो सब क्या था, स्थिर, मतलब स्थिर था जड़त्व, स्थिर की अवस्था में था तब जड़त्व था। अब एक गति के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई यहाँ से मान लीजिए बस पे बैठे हैं, ठीक, बस पे बैठे हुए हैं, हम लोग ऊपर ही बैठेंगे ना, आप लोग ऊपर नहीं बैठिएगा, ऐसा ही बस एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पर है, ये बस क्या है, चल रही है, मतलब गति अवस्था में है, गति अवस्था में है। ठीक है, अचानक जब ब्रेक लगता है, अचानक जब ब्रेक लगता है तो हम इस बस के साथ गति में थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी गति को बढ़ाए रखते हैं, मतलब हमारा जो स्थिति था वो गति अवस्था में था, तो गति अवस्था में हम लोग अपना स्थिति बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जब ये जो बस है वो रुक जाता है तो हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। ठीक है,
तो ये गति के लिए था और ये स्थिर जड़त्व के लिए, ये गति के जड़त्व के लिए था। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जड़त्व क्या होता है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन के गति का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि यदि किसी वस्तु में जब संवेग परिवर्तन होता है, ठीक, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। ठीक, किसी वस्तु में, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु में जो है संवेग जो परिवर्तन होगा, जैसे वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? तो देखिए बल क्या होता है, बल को हम लोग जानते हैं F बराबर m इंटू ए। ए क्या है? त्वरण है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है वही हम लोग का बल कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी बात, बल क्या है। ठीक, तो देखिए बता दिए थे कि देखिए जैसे द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान बता दिए थे कि त्वरण क्या है, द्रव्यमान क्या है। ठीक, अब हम लोग आते हैं, जैसे सेकंड लॉ में इतना है कि जैसे एक क्वेश्चन इस सेकंड लॉ से पूछता है, कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग डिफिनीशन में समझे कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, और बल की जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक ना, जिस डायरेक्शन में संवेग परिवर्तन हो रहा है उसी डायरेक्शन में बल का भी डायरेक्शन वही होगा। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? अब देखिए संवेग परिवर्तन में दर को हम लोग बल कहते हैं, तो अब समझते हैं कि संवेग क्या होता है। यहां से देख लीजिए, यहां संवेग, संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, संवेग को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, संवेग क्या है? देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, ये v वेलोसिटी से एक सरल रेखा में चल रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से, इसका वेग कितना है? इसका वेग v है। v वेलोसिटी से ये एक सरल रेखा में चल रहा है। ठीक है, सरल रेखा में चल रहा है, और इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है। देखिए वस्तु का द्रव्यमान m, और इस वस्तु का वेग कितना है? ये किस वेग से? एक रेखा में चल रहा है। ठीक है, एक रेखा में चल रहा है, इसका वेग v है। तो हम पूछेंगे कि इसमें संवेग कितना है, तो वही संवेग क्या बताता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेग का मात्रक पूछ देंगे तो मात्रक बता देंगे आप, इसका मात्रक kg और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, यही होता है। तो संवेग का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए संवेग का एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखिए संवेग के एग्जाम्पल में क्या है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, तो जब कैच आता है तो वो अब कैच पकड़ता है, जैसे बॉल को पकड़ने के लिए वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ऐसे खींचता है, तो उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और उसको चोट भी नहीं लगता है। तो यही एग्जाम्पल है। यदि जो बच्चा या हम ही लोग मैच खेलते हैं तो क्या करते हैं कि गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें संवेग परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को चोट भी नहीं लगता और काम भी हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद संवेग हो गया। संवेग के बाद हम लोग आवेग पढ़ते हैं। आवेग क्या होता है?
आवेग। देखिए आवेग क्या होता है, आवेग की माप करने के लिए, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पर क्या हम लोग आवेग अपना बताना है, मतलब आवेग की वैल्यू कितनी है इस पर हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं। तो आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर F इंटू टी, मतलब कोई फोर्स इस पर जितना अप्लाई हुआ है। ओके, यहाँ पर टी जो हम लोग का वो समय है और F क्या है, वो बल है। ठीक, बात समझ में आ गया। तो इस वस्तु पर कितने समय के लिए बल अप्लाई किया गया है, उन्हीं के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए आवेग का मात्रक हम लोग निकालना चाहें, मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NS लिख देते हैं, न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आवेग एक बार फिर से देख लीजिए, आवेग क्या है, जब हम वस्तु पर F फोर्स अप्लाई करते हैं T समय के लिए, तो इन्हीं दोनों मतलब कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर कितना अप्लाई हुआ है, ठीक है, कितने समय के लिए अप्लाई हुआ है, उन्हीं दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कर देते हैं, आवेग कर देते हैं। और यहाँ पर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कर देते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग बोल देते हैं। एक प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछता है, कहता है कि P/V के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। तो P/V के अनुपात को हम लोग M कहते हैं, मतलब यहाँ पर कह देगा संवेग और वेग, संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं द्रव्यमान। बात समझ में आ गया, इसको क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान। ये क्वेश्चन बराबर हर एग्जाम में लगभग पूछता है, कभी ना कभी आता जाता रहता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी।